दिख रहा होगा राकेश जी, कुणाल। दिख रहा है सर। हेलो। हाँ ठीक। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेप्स ऑफ हाँ सर, दिख रहा पोर्टफोलियो है। मैनेजमेंट। हाँ ठीक है, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। माइक ऑफ कर लीजिए, आप लोग जरूरत होगा तो ऑन कर लीजिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हमने कई स्टेप देखे थे। अगर हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है और अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है तो कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए और किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एसेट्स एलोकेशन। एसेट्स एलोकेशन सिंपल मीनिंग क्या होता है एसेट्स एलोकेशन का? डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स इन वेरियस एसेट्स कैटेगरी या और एसेट्स क्लास। डिसबर्समेंट ऑफ फंड, डिसबर्समेंट का मतलब हम लोग को अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है तो ये मेरा टोटल फंड हुआ फॉर इन्वेस्टमेंट। अब एसेट्स एलोकेशन का मतलब हुआ कि हम उसको डिस्पर्स करेंगे कहाँ पे? वेरियस एसेट्स क्लास। एसेट्स क्लास क्या होते हैं? मैंने ऊपर से पीछे के क्लास में शायद डिस्कस किया था कि वो ग्रुप होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कैश, या मैं बोलूँ इक्विटी, और या मैं बोलूँ डेप्ट, तो डेप्ट एक क्लास हो गया। अब उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। इक्विटी एक क्लास हो गया, लेकिन उसमें बहुत सारे कंपनीज के इक्विटी हो सकते हैं। कैश, कई ऑप्शन हो सकते हैं जहां आप कैश होल्ड करके रख सकते हो, तो ये एसेट्स क्लास हुई। तो एसेट्स एलोकेशन का मतलब हुआ डिस्बर्समेंट ऑफ फंड इन वेरियस एसेट्स क्लास। वो कौन कौन से एसेट्स क्लास हैं, ट्रेडिशनल एसेट्स क्लास कौन कौन से होते हैं, और मॉडर्न आज के टाइम में कौन कौन से नए एसेट्स क्लास बने हैं, वो मैं एक पीपीटी में शेयर कर दूंगा। लेकिन अब एसेट्स को एलोकेट करने, यानी एसेट्स एलोकेशन के लिए हम लोगों को एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है, यानी कि कुछ प्रिंसिपल सेट करने पड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने एसेट्स को एलोकेट, अपने सॉरी इन्वेस्टमेंट को हम एसेट्स में एलोकेट करते हैं। उस जो स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं उस स्ट्रेटजी को बोला जाता है एसेट्स एलोकेशन स्ट्रेटजी। कई तरह की स्ट्रेटजी होती है। आज के लेक्चर में हम उन्हीं स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग जब एसेट्स एलोकेट करेंगे इन वेरियस एसेट्स तो किस तरह के प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए, वो स्ट्रेटजी हमें बताते हैं। तो हम इस चैप्टर को या तो हम सीधे कहें एसेट्स एलोकेशन, तब भी काम चलेगा, या इस चैप्टर को हम लोग बोले एसेट्स एलोकेशन स्ट्रेटजी, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग स्ट्रेटजी ही डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग वेरियस एसेट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर है कि स्ट्रेटजी और एलोकेशन, यानी कि हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, कुछ स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के चैप्टर में अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटजी, मैंने बोला कि हम लोग फॉलो करेंगे कौन कौन से स्ट्रेटजी होते हैं और क्या क्यों फॉलो करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए, ये डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल ये पाई चार्ट के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ कि एसेट्स एलोकेशन का क्लियर मतलब क्या है, आसानी से ये पाई चार्ट से समझ में आएगा। देखिए ये एसेट्स क्लास, साइड में आप देखिए राइट साइड में जो स्क्वायर्स, कलर स्क्वायर्स हैं, उनके सामने नाम जो लिखा हुआ है वो हमारे एसेट्स क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एसेट्स क्लास क्या क्या है? जो इक्विटी है, डेप्ट है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है और कैश है। पाई चार्ट में आप अगर फोकस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि 45%, 5%, 5%, 25% एंड 20%। ये जो परसेंटेज है ये आपके टोटल फंड, इन्वेस्टमेंट फंड का परसेंटेज है। जैसे कि ये 45% है, इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 1 लाख रुपए में 45,000 आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया। उसी तरह बाकी के जितने भी क्लास है ना, वो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का परसेंटेज कैलकुलेट करके दिया गया है कि इस तरह आपने अपना इन्वेस्टमेंट डिफरेंट या वेरियस एसेट्स क्लास में किया है। उसी को हम लोग बोलते हैं एसेट्स एलोकेशन, यानी कि फंड एसेट्स में एलोकेट करना अपने इन्वेस्टमेंट फंड को। अब मैंने बोला था कि कौन कौन से क्लास होते हैं, तो एक पीटी मैंने डाला था। तो ट्रेडिशनल एसेट्स से अल्टरनेटिव एसेट्स, दो कैटेगरी, बेसिक कैटेगरी है। ट्रेडिशनल एसेट्स में है स्टॉक, स्टॉक में दोनों चीजें इंक्लूड की जाएगी यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर्स भी और इक्विटी शेयर्स भी। बॉन्ड, और तीसरा है हमारा कैश। ये ट्रेडिशनल क्लास होते हैं जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करते थे, स्टॉक, बॉन्ड और कैश। इसके अलावा इन ट्रेडिशनल एसेट्स क्लास के अलावा भी हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं जहां पे हम एलोकेट कर सकते हैं, एसेट्स को एलोकेट कर सकते हैं। जैसे कि कॉमोडिटी, आप लोग सुने होंगे एमसीएक्स। एक कॉमोडिटी एक्सचेंज है जहां पे हम कॉमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं। आप क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप राइस में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे कॉमोडिटीज वहां पे लिस्टेड है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड, गोल्ड में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर्स है,
और इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ये हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंश्योरेंस हो गया, और आज के डेट में सबसे जो तेजी से ग्रोथ कर रहा है हमारे पास अल्टरनेटिव, वो है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत आइडिया आप लोग को होगा, नहीं होगा तो हम कवर करेंगे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। फिलहाल हम लोग यहीं पे रुकते हैं कि ये हमारे सामने अल्टरनेटिव है जहां पे कि हम अपना फंड जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बेनिफिट्स होते हैं प्रॉपर एसेट्स एलोकेशन के कुछ पॉइंट में क्लियर कर देता हूँ कि क्या बेनिफिट्स होते हैं एक प्रॉपर एसेट्स एलोकेशन का। एसेट्स एलोकेशन तो हम बिना स्ट्रेटजी के भी कर सकते हैं, हम बस माइंड सेट किए कि हम 50% इक्विटी में लगाएंगे और 50% डेब्ट में लगाएंगे। लेकिन क्या वो डेब्ट में लगाना हमारे लिए सही है, क्या स्टॉक में लगाना हमारे लिए सही है, और कितना लगाना सही है? अगर बिना सोचे समझे, बिना किसी स्ट्रेटजी को फॉलो किए अगर हम लगा दें तो हो सकता है कि वो हमारे पोर्टफोलियो के लिए बेटर नहीं है। तो एसेट्स एलोकेशन का प्रॉपर होना जरूरी है। अगर वो प्रॉपर होगा तो हम कैसे, उसका क्या क्या एडवांटेज हमारे हम लोगों को मिलेगा, वो एडवांटेज को कुछ पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे कवर किया है। फर्स्ट है ऑप्टिमल रिटर्न। हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे जब सबसे स्टार्टिंग में कि पोर्टफोलियो रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है। तो हम लोगों ने वहां पे एक छोटा सा एग्जांपल समझा था कि पोर्टफोलियो अगर हम अपने फंड को डाइवर्सिफाइड कर दें, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करें, तो कैसे हमारा पोर्टफोलियो रिस्क जो है वो कम हो जा रहा है। 2 पॉइंट समथिंग कुछ आया था, मुझे याद 100% नहीं, आप पीपीटी में देखेंगे ऊपर, या लास्ट क्लास हमने शुरू वाला आपने अटेंड किया होगा तो याद होगा कि शुरू में एक स्टॉक में 5% का रिस्क था, दूसरे में 8% का रिस्क था। लेकिन जब हमने उसको डाइवर्सिफाइड कर दिया तो हमारा जो टोटल यानी कि एवरेज जो रिस्क आ रहा था वो 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि इंडिविजुअल के कंपेयर में काफी कम आ रहा था। तो ऑप्टिमल रिटर्न का मतलब यही होता है कि हम मिनिमम रिस्क पे रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सके। तो ये कब होगा? जब हम अपने एसेट्स को प्रॉपर एलोकेट करें। ये प्रॉपर एलोकेशन कैसे होता है अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम केवल बेनिफिट डिस्कस कर रहे हैं कि क्या बेनिफिट होगा। प्रॉपर एलोकेशन कैसे होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा है रिस्क मिनिमाइजेशन। रिस्क मिनिमाइजेशन का मतलब है, जाहिर सी बात है कि रिस्क को रिड्यूस करना। और पोर्टफोलियो का रिस्क हम कैसे मेजर करते हैं? तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से। आप उसी एग्जांपल को याद करिए, उसमें रिस्क मिनिमाइज हो गया था 2 पॉइंट समथिंग। तो दूसरा एडवांटेज हमें मिलेगा, अगर हम प्रॉपर एसेट्स एलोकेशन करेंगे तो रिस्क हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हेल्प इन्वेस्टमेंट्स अलाइन एज पर द टाइम हॉरिजॉन। अब जाहिर सी बात है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे माइंड में एक टाइम आता है कि कितने समय के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि हमारा एक कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं जिसको अचीव करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं टारगेट किया हूँ कि 5 इयर्स के बाद मुझे कुछ अमाउंट चाहिए जिससे मैं अपनी कार परचेस कर लूँ, तो ये क्लियर होना चाहिए। और एसेट्स एलोकेशन भी उसी तरीके से होने चाहिए कि आफ्टर 5 ईयर मेरे पास उतना अमाउंट हो, ठीक है, कि मैं अपना जो ऑब्जेक्टिव था उसको फुलफिल कर सकूं। अब ऐसा ना हो कि मुझे 5 इयर्स बाद पैसे चाहिए थे, लेकिन मैंने ऐसे जगह पैसे एलोकेट कर दिया, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया जहां पे कि 10 इयर्स बाद में उस पैसे को विड्रॉ कर सकता हूँ। इंश्योरेंस के केस में मैक्सिमम जो होता है वो लॉन्ग पीरियड 10 इयर्स 20 इयर्स के केस में होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एलोकेशन जो होगा वो आपके टाइम जो हॉरिजॉन है उसको भी कंसीडर करेगा कि टाइमली आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सके और अपने ऑब्जेक्टिव और गोल को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट है मिनिमाइज द टैक्स। ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है, सब लोग, आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आपको पता है कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स को मिनिमाइज करना। 80C में जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं उसका हम फायदा मैक्सिमम लेना चाहते हैं। आज की डेट में 1,50,000 तक हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्लियर है कि जब हम एसेट्स एलोकेट करेंगे तो इस चीज को भी कंसिडर करेंगे कि हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम हो जाए। यानी कि फर्स्ट जो 1,50,000 आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि वो म्यूचुअल फंड्स आप प्रीफर करेंगे जहां पे आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाए। इंश्योरेंस पॉलिसीज आप प्रीफर करेंगे जहां पे कि आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाए। बहुत सारे यानी कि वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, एनएससी हैं, या बेटी आपके पास है, आपकी है तो सुकन्या योजना है। इस तरह के बहुत सारे पॉलिसीज है जहां पे कि आप अपने एसेट्स को एलोकेट करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपने प्रॉपर एसेट्स एलोकेशन नहीं किया है तो ये टैक्स बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर टैक्स एलोकेशन का ये एक बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप अपने टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। एडिक्वेट लिक्विडिटी।
एडुकेट लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि आपको जब कैश की जरूरत है आप उसको इजीली और क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकें। अगर मान लीजिए आपको एक साल बाद कैश की जरूरत है लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट ऐसे एसेट्स में कर दिया जिसका लॉकिंग पीरियड 3 इयर्स का है, तो उस केस में एक साल बाद आपको कैश की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन जो है ये आपके लिए कंसीडर करेगा कि कब आपको कैश की जरूरत है, उस टाइम पे आप उसको कैश में कन्वर्ट कर लें। अब मैं ऊपर बोला था कि हम लोग आंख बंद करके या बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हम लोग कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं एसेट्स को एलोकेट करने के लिए। तो वो स्ट्रेटजी अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एज अ इन्वेस्टर्स हम लोगों को इन स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रेटजी हैं, एक स्लाइड पे मैंने उन सारे स्ट्रेटजी को एक साथ लिखा है, फिर एक एक स्ट्रेटजी पे डिस्कस करेंगे। यहाँ आप लोग देख रहे हैं टोटल 6 स्ट्रेटजी जो है वो मेंशन है। एक का नाम ही है स्ट्रेटेजिक एसेट्स एलोकेशन, दूसरा है कांस्टेंट वेटेड एसेट्स एलोकेशन, तीसरा है टैक्टिकल एसेट्स एलोकेशन, चौथा है डायनेमिक एसेट्स एलोकेशन, पांचवा है इंश्योर्ड एसेट्स एलोकेशन और सिक्स है वो है इंटीग्रेटेड एसेट्स एलोकेशन। तो टोटल यही 6 स्ट्रेटजी है जो कि हर इन्वेस्टर जो है वो फॉलो करता है या फॉलो करना चाहिए। इस पे हम लोग फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटेजिक एसेट्स एलोकेशन। अब ये देखिए सबसे सिंपल स्ट्रेटेजिक एलोकेशन है और ये इसको हम लोग बेस स्ट्रेटेजिक एलोकेशन भी बोल सकते हैं। बेस इसलिए कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिए तो सारे रिसर्च वगैरह आप एनालिसिस कर लीजिए और अपनी रिक्वायरमेंट को, अपने ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करते हुए आपको एसेट्स को एलोकेट करना है। अब जैसे कि आपकी एज जो है आज की, मान लीजिए कि ये एज एक फैक्टर होता है हमारा इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो 25th ईयर में नौकरी ले लेता, नौकरी करने लगता है और वो इन्वेस्टमेंट के प्लान करता है, तो 25 बहुत अर्ली एज है ये इन्वेस्टमेंट के लिए और उसके सामने एक लंबी लाइफ है। वो क्या करेगा कि उसमें अभी रिस्क लेने की एबिलिटी है। वो अगर चाहे तो अपना टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है और कम अमाउंट जो है वो सेफ पोर्शन के लिए, सेफ्टी के लिए वो डेप्ट में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई 50 साल का आदमी है, वो रिटायरमेंट के आसपास में है, तो वो आदमी जो है उसको रिस्क लेने की उतनी एबिलिटी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। तो उस आदमी को क्या करना चाहिए कि इक्विटी शेयर्स में ना इन्वेस्ट करके उसको डिबेंचर्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने चाहिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एज एक फैक्टर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सारे फैक्टर, इन सारे चीजें, इन सारे फैक्टर को एनालिसिस करके उनको अपना प्री प्लान कर लेना चाहिए कि अपने टोटल वेल्थ का कितना परसेंट उसको किस क्लास, यानी एसेट्स क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, किस एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करना है। ये है स्ट्रेटेजिक एसेट्स एलोकेशन। एक एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा, if stock have historically returned 10% year and bond have returned 5% per year, a mix of 50% stock and 50% bond। एक इन्वेस्टर है, उन्होंने पूरा एनालिसिस कर लिया उसके हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर और ये पता चला उनको कि जो स्टॉक है उसका 10% पर एनम का रिटर्न है और जो बॉन्ड है उसका 5% पर एनम का रिटर्न है। अब इन्वेस्टर्स ने अपनी स्ट्रेटजी पहले ही बना लिया कि मैं 50% जो है वो स्टॉक में डालूंगा और 50% मैं बॉन्ड में डालूंगा, तो इनका एवरेज जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा वो 7.5% के आसपास हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स एलोकेशन में क्या होता है कि हम पहले से अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करके ये डिसाइड कर लेते हैं कि किस क्लास में हमें कितना परसेंट डालना है। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एसेट्स एलोकेशन। अब जैसे कि इसके एग्जांपल में दे लूं आपके लिए कि अगर मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, आपने सारे एनालिसिस कर लिए, बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर कर लिए, जो ऊपर हमने डिस्कस किया था, टैक्स का कंसीडर कर लिया आपने, लिक्विडिटी का कंसीडर कर लिया, रिस्क का कंसीडर कर लिया, रिटर्न का कंसीडर कर लिया, सारी चीजों को कंसीडर करके आपने ये डिसाइड किया कि मैं 50% इक्विटी में डालूंगा, 50% जो 25% जो है वो डिबेंचर में डालूंगा और 25% बैंक में एफडी कर दूंगा। तो ये आपका पोर्टफोलियो हुआ। आपने ये सारी चीजें एनालिसिस करके और तब जाके आपने अपना ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटेजिक एसेट्स एलोकेशन। दूसरे पे आते हैं हम लोग कंस्टेंट वेटिंग एसेट्स एलोकेशन। अब इसको थोड़ा सा समझिए।
जब आपने फर्स्ट ये जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक एसेट्स एलोकेशन समझा, इसको हम लोग बेस भी बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपका बेस तैयार हो गया कि आपने 50% इक्विटी में डाला है और 50% में 25% आपने डेप्ट में डाला है और 25% जो है बैंक में एफडी है। तो एफडी भी कैटेगरी उसी लोन वाले कैटेगरी, डेप्ट वाले ही कैटेगरी में आ जाता है। तो अगर मैं इसको दो ब्रॉड कैटेगरी कर दूं तो हो सकता है ना कि 50% इक्विटी में डाला और 50% हमने डेप्ट में डाला। ये हमारा पोर्टफोलियो हो गया ब्रॉड कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट वेटेड एसेट्स एलोकेशन ये क्या सजेस्ट करता है, इसको देखिए। आपने जो बेस अपना बनाया था कि 50% हमने स्टॉक में डाला है और 50% हमने इक्विटी में डाला। अब हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपने रिव्यू किया अपने पोर्टफोलियो का और इस रिव्यू में ये पता चला कि जो रेशियो आपने पहले डिसाइड किया था 50-50%, यानी कि 1:1 या 2:2 कह लीजिए, तो ये रेशियो चेंज हो गया है। अब ये रेशियो कैसे चेंज हो सकता है? तो जाहिर सी बात है कि 50,000 रुपए आपने इक्विटी में डाला था, उसका वैल्यू चेंज हो गया, उसका प्राइस चेंज हो गया, वो हो गया है आज की डेट में 60,000। तो आपके टोटल वेल्थ का वैल्यू 1,10,000 हो जाएगा, क्योंकि इक्विटी वैल्यू 60,000 हो गया और ये आपका जो है डेप्ट वो 50,000 है। तो वैल्यू चेंज होने के कारण आपका रेशियो भी चेंज हो गया, जो कि आप आज की डेट में वो 50-50 नहीं रहा या 1:1 नहीं रहा। तो यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये कहता है, ये फोकस करता है कि आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करें जिसमें कि आपका रेशियो इक्वल हो। तो रेशियो इक्वल करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन क्या होंगे कि आप डेप्ट में और इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए का बढ़ा दीजिए तो फिर वो 50-50 पे आ जाएगा। या हो सकता है कि इक्विटी का जितना एक्सेस अमाउंट हुआ था उसको आप सेल कर दीजिए, तब भी 50-50 पे आप आ जाएंगे। या ये हो सकता है कि इक्विटी का जो एक्सेस अमाउंट था उसका 50% सेल करके उस 50% अमाउंट को कैश में कन्वर्ट किया आपने और उसको फिर से डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दीजिए, तब भी ये 50-50 हो जाएगा। तो कांस्टेंट वेटेज एसेट्स एलोकेशन जो है वो ये कहता है कि जो रेशियो है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, रेशियो को हमें मेंटेन करते रहना चाहिए। अब उसी तरह तीसरा आता है हमारा टैक्टिकल एसेट्स एलोकेशन। टैक्टिकल एसेट्स एलोकेशन जो है वो आपको एक्टिव स्ट्रेटजी के अंदर आता है। अब इसको समझिए, जो हमने अपना एसेट्स मिक्स बनाया है, यानी कि जहां जहां हमने फंड एलोकेट किया है, मैं एग्जांपल लेकर चल रहा था कि 50% जो है वो हमारा स्टॉक में है और 50% जो है वो हमारा डिबेंचर में। तो अब यहाँ पे अब ये जो हमने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है वो जाहिर सी बात है किसी एक स्टॉक में नहीं होगा। वो तो मैंने क्लास बोला था, स्टॉक क्लास हो गया, तो उसमें कई कंपनी के भी शेयर्स होंगे। अगर मैं बोलता हूँ डिवेंचर, तो ये डिवेंचर तो एक क्लास हो गया, लेकिन उस डिवेंचर क्लास में भी बहुत सारे कंपनी के डिवेंचर्स हो सकते हैं। तो ये जो टैक्टिकल एसेट्स एलोकेशन ये कहता है कि किसी एक क्लास में अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा पॉजिटिव न्यूज आता है और उस न्यूज के कारण किसी पर्टिकुलर स्टॉक या अल्टरनेटिव का जो है आपको लगता है कि उसमें प्रॉफिट हो सकता है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए आप अपने एसेट्स क्लास के विद इन एसेट्स क्लास जो है आप अपने एसेट्स को चेंज कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि रिलायंस कंपनी जो है उसके बहुत अच्छे रिटर्न आने वाले हैं, उसमें आपको फायदा दिख रहा है, लेकिन जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है उसमें रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर नहीं है, उसमें टाटा कंपनी के शेयर्स हैं। ठीक है, लेकिन आपका एनालिसिस कहता है कि नहीं, टाटा के स्टॉक्स में उतना ग्रोथ नहीं है जितना कि रिलायंस के इंडस्ट्री के शेयर्स में ग्रोथ है। तो टैक्टिकल एसेट्स एलोकेशन कहता है, आपको सजेस्ट करता है कि विद इन एसेट्स क्लास, यानी कि स्टॉक वाले पोर्शन में ही जो कि 50% को रिप्रेजेंट करता है, उसमें आप चेंज कर दीजिए। यानी कि टाटा के कंपनी के शेयर्स को बेच दीजिए और उस कंपनी जो पैसे आपको मिलेंगे, जो कैश मिलेगा, उस कैश से आप रिलायंस कंपनी के शेयर्स को परचेस कर लीजिए। ये बोलता है टैक्टिकल एसेट्स एलोकेशन। ये आपको थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो है ना वो कंफ्यूजिंग है। इससे टैक्टिकल एसेट्स एलोकेशन कहता है कि विद इन एसेट्स क्लास आप एसेट्स को चेंज कर लीजिए। यानी कि दो एसेट्स क्लास थे यहाँ पे, एक स्टॉक एसेट्स क्लास था, एक डेब्ट एसेट्स क्लास था। टैक्टिकल एसेट्स एलोकेशन कहता है कि अगर आपको लगता है कि स्टॉक वाले क्लास में आपने 3 एसेट्स लिए हैं, रिलायंस कंपनी नहीं, टाटा कंपनी का शेयर्स है आपके पास और 2 कंपनी के शेयर्स हैं, लेकिन रिलायंस कंपनी का शेयर्स नहीं है। आपके एनालिसिस कहती है कि रिलायंस कंपनी के शेयर्स जो है वो अच्छा ग्रोथ देंगे,
तो ये स्ट्रेटजी आपको कहती है कि आपको लगता है कि टाटा कंपनी से कोई फायदा नहीं होना है, तो टाटा कंपनी के शेयर्स को आप सेल कर दीजिए और जो भी कैश रियलाइज होगा उस अमाउंट से आप रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स को परचेस कर लीजिए। यानी कि एक एसेट्स क्लास में चेंज कर सकते हैं, दूसरे एसेट्स क्लास में आप कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये बताता है टैक्टिकल एसेट्स एलोकेशन। उसी तरह नेक्स्ट जो है वो है हमारा डायनेमिक एसेट्स एलोकेशन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है डायनेमिक और टैक्टिकल में, लेकिन इसमें समझ लीजिए डिफरेंस बहुत माइनर डिफरेंस है। डायनेमिक एसेट्स कहता है कि अगर आपकी एनालिसिस कहती है कि डेप्थ में बहुत ज्यादा, डेप्थ में रेट जो है वो बढ़ने वाला है और स्टॉक मार्केट जो है वो डाउन जाने वाला है, यानी कि एसेट्स क्लास अलग अलग है, स्टॉक का क्लास अलग है, डेप्थ का क्लास अलग है। डायनेमिक एसेट्स एलोकेशन ये बोलता है कि अगर आपको एनालिसिस कहती है कि दूसरे एसेट्स क्लास में मुझे बेनिफिट होगा और एक एसेट्स क्लास में मुझे लॉस हो सकता है, तो आप अपना क्लास ही चेंज कर दीजिए। क्लास ही चेंज कर दीजिए मतलब कि इक्विटी शेयर से कुछ पैसे आप विड्रॉ करिए, कुछ शेयर सेल कर दीजिए और उन पैसों को इन्वेस्ट कर दीजिए डेप्ट में। यानी कि जस्ट क्लास चेंज हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, इक्विटी से किधर आ रहे हैं, डेप्ट में। लेकिन टैक्टिकल में क्या हो रहा था, क्लास नहीं चेंज हो रहा था, आपको एक स्टॉक में ही, जैसे स्टॉक का क्लास था तो आप उसमें स्टॉक में ही चेंज कर रहे थे, एक्स से वाई या वाई से जेड जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे डायनेमिक में क्या हो रहा है कि हम एसेट्स क्लास चेंज कर रहे हैं। हमें लगता है कि डेप्ट में फायदा होगा तो हम इक्विटी से बाहर आके डेप्ट में अंदर जा रहे हैं, यानी डेप्ट को परचेस कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि इक्विटी में ज्यादा फायदा होगा तो डेप्ट से हम निकल रहे हैं और इक्विटी में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। एक बार मैं थोड़ा सा कंफर्म होना चाहूंगा किसी को इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजिंग है। इन दोनों में कोई डाउट हो तो मुझसे अभी पूछ लीजिए। कोई डाउट है राकेश जी, नहीं सर, कुणाल? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। अच्छा ठीक है। नहीं सर। टैक्टिकल और डायनेमिक क्लियर है ना? हाँ जी सर। टैक्टिकल, हाँ सर, क्लियर है। हाँ, टैक्टिकल क्लास चेंज नहीं होगा, चेंज होगा हाँ लेकिन तीन एसेट्स क्लास होगा। और डायनेमिक में क्या होगा कि हम एसेट्स क्लास भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यही दोनों में कंफ्यूजन था। बाकी में ऊपर के जितने भी हमने ऊपर ने दो डिस्कस किए थे उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, इन दोनों में कंफ्यूजन था। तो देखिए ये चार जो अभी मैं डिस्कस किया ये मेन स्ट्रेटजी है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इन्वेस्टमेंट कर, हम लोगों को पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते समय फॉलो करने चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी दो एडिशनल स्ट्रेटजी हैं, थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर देता हूं। जैसे कि इंश्योर्ड एसेट्स एलोकेशन। इंश्योर्ड एसेट्स एलोकेशन कहीं कहीं मिलेगा आपको, बहुत सारे बुक में नहीं भी है। ये कहता है कि जो हमने बेस अपना पोर्टफोलियो बनाया था, बेस का मतलब यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था ना, स्ट्रेटेजिक एसेट्स एलोकेशन, मैंने बोला था कि यहाँ पे हमने एनालिसिस करते हैं अपने नीड, अपने नीड, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल के अकॉर्डिंग हमें प्लान करना होता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना रिटर्न ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। तो यहाँ पे इंश्योर्ड एसेट्स एलोकेशन कहता है कि हमने जो अपना बेस पोर्टफोलियो बनाया है, वो कंस्ट्रक्ट जो किया है उसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा टारगेट जो रिटर्न है अगर वो अचीव हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमने अपना एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया था जिसमें 50% इक्विटी था और 50% डेट था, और हमने ये ज्यूम किया था कि 20% का मुझे रिटर्न चाहिए आफ्टर 1 ईयर, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। और एक साल बाद मैं देखता हूँ कि सच में मुझे 20% का रिटर्न मिल गया, यानी कि मैंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। तो इंश्योर्ड एसेट्स एलोकेशन कहता है कि अगर आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आप रिसर्च कर लीजिए, फोरकास्ट कर लीजिए और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड करके कौन से शेयर्स आपको बेचने हैं। आप उसको, अगर आपको मार्जिन दिखता है, प्रॉफिट दिखता है, तो आप उसको सेल कर दीजिए। अगर आपको किसी शेयर्स में और अपॉर्चुनिटी दिखती है कि नहीं उस शेयर्स को अगर मुझे लेना चाहिए, उसका प्राइस और हाई होगा फ्यूचर में, तो उस एसेट्स को हमें परचेज कर लिए। इंश्योर्ड वर्ड इसलिए लिखा है कि जो टारगेट आपने अचीव किया, टारगेट आपने जो डिसाइड किया था कि 20% का मुझे रिटर्न चाहिए, उस टारगेट को आप पहले अचीव कर लीजिए, आप इंश्योर्ड हो जाइए कि ये टारगेट मुझे मिल गया है। उसके बाद आप अपने रिसर्च के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप अपने शेयर्स को परचेज और सेल कर सकते हैं। ये है इंश्योर्ड एसेट्स एलोकेशन। फिर आता है हमारा इंटीग्रेटेड एसेट्स एलोकेशन। इंटीग्रेटेड एसेट्स एलोकेशन में ऊपर के जितने भी पांच हम लोगों ने एसेट्स, पांच जो स्ट्रेटजी हम लोगों ने डिस्कस किया, ऊपर के जितने पांच,
वो स्ट्रेटजी है वो केवल रिस्क और रिटर्न पे बेस्ड है, रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे। लेकिन ये जो इंटीग्रेटेड एसेट्स एलोकेशन है, ये आपके रिस्क रिटर्न के साथ साथ इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन को भी कंसीडर करता है। यानी कि इकोनॉमी अगर चेंज हो रही है, इकोनॉमी चेंज होने का मतलब मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट चेंज हो गया, जीडीपी चेंज हो गया या इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीडिजाइन कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये 6 जो थे, ये हमने स्ट्रेटजी जो है पोर्टफोलियो एसेट्स एलोकेशन के स्ट्रेटजी है कि कैसे एसेट्स हमें एलोकेट करना चाहिए, यानी कि डिफरेंट एसेट्स में हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी पॉलिसी हमें फॉलो करनी चाहिए। तो इसमें से ये जो ऊपर के 4 थे मोस्ट यूजफुल ये स्ट्रेटजी होते हैं, और ये बेस के लिए होता है, यानी कि जब आप स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब आप अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें स्ट्रेटेजिक एसेट्स एलोकेशन ही काम आता है, ये बेस आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करता है। उसके बाद उसमें जो चेंजेस करने होते हैं, उस चेंजेस करने के लिए बाकी के ये जो स्ट्रेटजी है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि कंस्टेंट वेट, ये समझ में आ गया होगा कि इसमें आपका जो रेशियो है वो मेंटेन, पुराना वाला ही मेंटेन करके रखना है, उसके लिए आप परचेज और सेल कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एसेट्स एलोकेशन ये भी चेंज के ही रिगार्डिंग होता है। बेस आपने जो बनाया था वो उस बेस में अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर एसेट्स क्लास में, किस क्लास के पर्टिकुलर एसेट्स में ज्यादा बेनिफिट है तो आप उसको परचेस कर लीजिए, और अगर किसी में लगता है कि लॉस है तो आप उसको सेल कर दीजिए। ये सेपरेट एसेट्स क्लास में चेंज होने का परमिशन देता है, यानी कि स्पेसिफिक एसेट्स क्लास में। डायनेमिक जो है वो एक एसेट्स क्लास से दूसरे एसेट्स क्लास में भी चेंज करने का ऑप्शन आपको देता है, ये भी चेंज से ही रिलेटेड है। और फिर इंश्योर्ड में कहता है कि हमने जो बेस बनाया था हम उसको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो उस टारगेट अचीव होने के बाद हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और इंटीग्रेटेड एसेट एलोकेशन कहता है कि रिस्क और रिटर्न के साथ साथ इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो हैं, इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं, उनको भी हमें कंसीडर करना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर मार्केट में हमें अच्छा रिटर्न लेने में वो हेल्प करेगा। तो ये 6 स्ट्रेटजी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एसेट्स एलोकेशन के रिगार्डिंग। अब इसके अलावा कुछ और भी स्ट्रेटजी फॉलो किए जाते हैं। मैं यहाँ पे केवल एक स्ट्रेटजी, जो इन 6 स्ट्रेटजी थे ना, उसके अलावा एक और स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। और भी हैं 2-3 और स्ट्रेटजी हैं उन 6 के अलावा, लेकिन एक स्ट्रेटजी जो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है एज बेस्ड एसेट्स एलोकेशन। बहुत ही सिंपल एसेट्स एलोकेशन है, एज बेस्ड। ये एक फॉर्मूला देता है, एज बेस्ड एसेट्स एलोकेशन जो है ये एक फॉर्मूला देता है आपको कि उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करिए। अब वो फॉर्मूला भी क्या है, इतना सिंपल फॉर्मूला है। वो कहता है कि आपकी जो भी एज है, आप उस एज को 100 से माइनस कर दीजिए। 100 इसका बेस है। वो कहता है आप जिस एज में है आप उस अपने एज को 100 से माइनस कर दीजिए, और 100 से माइनस करेंगे तो दो पार्ट में फिगर आएंगे। एक आपका एज हो जाएगा और एक रिमेनिंग नंबर हो जाएगा जो 100 से माइनस करने के बाद आया है। और अब उसको समझिए कि ये 100 से माइनस करके क्या बताना चाहता है। एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे लास्ट लाइन में, देखिए कि अगर मान लेते हैं कि हमारी एज जो है वो 40 ईयर्स है, 40 साल, ठीक है, तो 40 साल को हम माइनस कर देते किससे, 100 से बचता कितना है, 60। तो ये कहता है, ये सजेस्ट करता है कि 60% हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि शेयर्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 40% जो है वो आप डेब्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि क्यों ये बोल रहा है कि 60% जो है वो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपकी एज 40 है तो, और 40% आप जो है वो अपना डेब्ट में इन्वेस्ट। अब इसके पीछे लॉजिक समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एज ले लेते हैं समझने के लिए। अगर ये 40 के एज पे हमने समझा, अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि 50 पर आपका एज हो जाए, तो उस समय ये स्ट्रेटजी क्या कहता है, ये कहता है कि 50 को 100 से माइनस कर दीजिए 50, तो 50% आप एलोकेट करिए कहाँ पे, स्टॉक में, और 50% एलोकेट करिए आप डिवेंचर में, यही कहता है। तो अब थोड़ा इन दोनों को कंपेयर करके देखिए कि अगर आपकी 10 साल एज बढ़ जाती है, 40 से 50, 10 ईयर्स अगर आपकी एज बढ़ती है, तो ये कहता है कि स्टॉक से आप अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दीजिए, यानी कि पहले जो आप 60% करते थे अब वो 50% करिए, और डेब्ट में आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए।
जो आप पहले 40% करते थे 50% कर दीजिए। तो अब ऐसा ये क्यों करता है? वो कहता है कि अर्ली एज में कोई भी पर्सन जो है वो ज्यादा रिस्क ले सकता है। उसका उसके सामने फ्यूचर अभी लंबा है, बहुत सारे अप डाउन होंगे, लेकिन वो रिस्क लेने के लिए रेडी होता है, वो रिस्क ले सकता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। बच्चे होंगे, बच्चे की पढ़ाई होगी, बच्चे को शादी होगी, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है तो उसकी रिस्क लेने की एबिलिटी भी कम होती जाती है। तो उस केस में ये सजेस्ट करते हैं कि जब आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी कम होती जाती है तो आप रिस्कलेस या लेस रिस्की एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करें। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आप डेप्थ की तरफ जाइए, आपको स्टॉक में जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहता है कि 40 एज है तो आप 60% स्टॉक में डालिए, लेकिन अगर आपका एज 50 हो गया तो आप स्टॉक से अपना इन्वेस्टमेंट कम करके आप डेप्थ में चले जाइए। क्यों चले जाइए? क्योंकि सिंपल इसका प्रिंसिपल ये है कि आपकी एज बढ़ रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, और एज और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के कारण आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको ज्यादा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये है हमारा एज बेस्ड एसेट्स एलोकेशन। बहुत ही सिंपल है और लगभग ये बहुत प्रैक्टिकल दिखता है। हम लोग अपने बारे में भी सोचे तो 25 साल के जब हम थे तब हम लोगों को रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा थी, एबिलिटी ज्यादा थी, उस समय अर्न सेविंग भी ज्यादा होती थी। अब देखे तो सेविंग भी कम है, रिस्क लेने की एबिलिटी भी कम है। आगे अगर हम देखें और हमारी एज बढ़ जाएगी तो सेम यही पैटर्न चले जाएगा कि हमारी सेविंग भी कम होती जाएगी, साथ ये भी होगा कि रिस्क लेने की एबिलिटी हमारी कम होती जाएगी। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें डिवेंचर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये 6 जो मेथड्स हमने ऊपर डिस्कस किया वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का था, लेकिन ये एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको व्यू दे रहा होगा। एज बेस्ड वाला एक फॉर्मूला आपके सामने रख देता है कि आप इस फॉर्मूले से आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना मुझे किस क्लास में देना है, किस क्लास मतलब किस एसेट्स क्लास में देना है। तो ये हम लोगों ने मेथड, हम लोगों ने एसेट्स एलोकेशन का स्ट्रेटेजी डिस्कस किया। लिमिटेशंस कुछ यहाँ पे पॉइंट आउट किया हूँ, बस पढ़ने भर है, समझाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो आप इसको एक बार रीडिंग देगा, पढ़ने ही लायक है, समझाने लायक नहीं है। तो ये पीपीटी जो था मेरा आज इसी एसेट्स एलोकेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड था। टोटल हम लोगों ने 7 स्ट्रेटेजी डिस्कस किया। 6 स्ट्रेटेजी जो कॉमन था, उसमें से भी ऊपर के जो 4 स्ट्रेटेजी थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद 2 स्ट्रेटेजी और हमने डिस्कस किया, और 6 के अलावा हम लोगों ने एक एडिशनल स्ट्रेटेजी डिस्कस किया। तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा ये चीजें। अगर आ गया होगा तो मैं पीपीटी बंद करता हूं, और टाइम अगर है हमारे पास तो मैं एक दूसरा स्टार्ट करूंगा पॉइंट। अगर टाइम नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, 10 मिनट का टाइम तो दिख रहा है मुझे। सर, विशाल सर, हाँ हाँ ये जो हमें वो मिला है, टाइम टेबल मिला है, हाँ। ये टाइम टेबल सर जो है ये ऊपर में टाइम लिखा हुआ है 12 to 1 PM, 12 को मतलब 12 बजे से 1:10 बजे तक, 1:10 तक है फोर्थ सेम का। फिर उसके नीचे लिखा हुआ ये है कब 7 बजे से 7:10 तक। ऊपर वाला नहीं, 7 बजे होगा वो, बाय मिस्टेक अगर होगा तो होगा। 7 बजे से आपका होगा, ठीक ना? 10 मिनट में मतलब ऑब्जेक्टिव्स होंगे क्या? 10 ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, और आपको बस उसमें टिक करना होगा। लेकिन टाइम का ध्यान रखिएगा, टाइम जो है ना वो ऑटोमेटिक सेट होगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। 10 मिनट है तो 10 मिनट, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम है। उसी के अकॉर्डिंग टाइम लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है, एक क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम रहेगा। क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपके 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन होंगे एक क्वेश्चन का। आपको जो जस्टिफाई लगे आप उसको टिक कर लेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। जिस दिन पेपर होगा उस दिन 10 मिनट पहले आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन कहाँ करना है? स्वाध्याय पोर्टल पे, ठीक है ना? अच्छा, तो तो स्वाध्याय पोर्टल पे जो आपको ईमेल आईडी पासवर्ड मिला है उसको यूज करेंगे। उसके बाद वहां पे सब्जेक्ट में जाएंगे, जिस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। सब्जेक्ट में जाने के बाद वहां पे ऑनलाइन टेस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा या ऑनलाइन क्विज का ऑप्शन दिखेगा,
ठीक है, और उस क्विज पे ठीक है। क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने क्वेश्चन होंगे, आंसर करेंगे और फिर सबमिट करेंगे। टाइम उसमें एकदम फिक्स है, कोई एक्स्ट्रा टाइम उसमें नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। अच्छा ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट का मैं पीपीटी डिस्कस करूं या फिर आप लोग नेक्स्ट क्लास अटेंड करेंगे? गौतम नेक्स्ट सर, करता है सर। हेलो। हाँ सर, रहने दे, आप कंटिन्यू कर लेंगे। आपके पास 10 मिनट है? हाँ, जैसा आप आदेश दे। आपके पास 10 मिनट है, क्योंकि अगले हफ्ता अगर एग्जाम होगा तो इन लोग को पढ़ाएंगे कब? हाँ हाँ हाँ, पढ़ेंगे कब, ये तो क्वेश्चन है। तो 10 मिनट में मेरा पीपीटी खत्म हो जाएगा, नहीं होगा? हाँ देख लीजिए, नहीं तो मैं खींच लूंगा उधर से। तो आप कर लीजिए, मैं यहीं तक इनको कवर करूंगा एग्जाम में। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। चल, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा स्टूडेंट्स तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। एन्जॉय करे ठीक है ना? लेकिन जब हम वीडियो बनवे लागे तो ठीक है एकदम सर। चेंज हो गए। क्या हुआ? हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, नहीं सर। तो ठीक है, तो फिर रहने देते हैं यहीं तक। जितना डिस्कस हुआ है कोशिश करेंगे यहीं तक क्लास में। वहां पे क्वेश्चन जो होंगे 10 क्वेश्चन जो होंगे इसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना? जी सर, जी सर। चलिए, ओके सर। थैंक यू। क्लास आप लोग अटेंड कर लीजिए। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड इवनिंग राकेश जी। हेलो गुड इवनिंग सर। आवाज आ हेलो। रही सर? हेलो। हाँ गुड इवनिंग राकेश जी। हेलो। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। सर आवाज आ रही है मेरी?